Alright, guys, let's begin with the chapter which is given in the part B of SLCM. अब ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरा ICDR रेगुलेशन से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. इसमें वी आर गोइंग टू कवर 3 स्पेसिफिक टॉपिक्स. मैंने यूपीआई को बस थोड़ा सा एक एडिशनल इसलिए लिखा है क्योंकि थोड़ा सा एक अमेंडमेंट, एक सर्कुलर आया था जो कि ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है, तो है तो वो एसबा से रिलेटेड ही, बट फिर भी ये वाले चैप्टर में सिर्फ 4 ही टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन ऑलमोस्ट अ गारंटी कि यहाँ से 5 या 10 मार्क का पोर्शन आता ही है. ठीक है, प्लस टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस इज ऑलरेडी related to the ICDR regulations. So let's get started with first of all what is ASBA, application supported by blocked amount का मतलब क्या होता है, उसका क्या हिस्ट्री है, उसका क्या तरीका है, एंड व्हाट इज SCSB, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक. सबसे पहले तो हम ये टॉपिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग एंकर इन्वेस्टर्स, ग्रीन शू ऑप्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके ऊपर चलते हैं. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright guys, let's begin with something which is called as ASBA or ASBA, that is application supported by blocked amount. So first of all, it's a very interesting concept, and first of all I would like to just share the concept, or I would like to deliberate on exactly what is the concept of ASBA. तो exactly ये application supported by blocked amount का meaning क्या होता है, इसको सबसे पहले तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. और ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट हिंदुस्तान में कब से शुरू हुआ, बहुत ही प्रिसाइसली ये इसका टाइमलाइन मैं आपको बताऊंगा, और ये क्यों आया था, इसका एक रीज़न है. वी विल टॉक अबाउट दैट, बट हाँ सबसे पहले लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट. तो हम लोग सबसे पहले फोकस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट पे, तो जस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट्स गेट इनटू द कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट क्या है, किस्सा क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए. हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इसका कंटेक्स्ट क्या था, क्यों पढ़ा जा रहा है ये कॉन्सेप्ट को, और थोड़ी सी हिस्ट्री. इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है. न्यूमेरिकल वैसे तो एक सर्कुलर पे आता है, सभी का एक सर्कुलर आया था, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, बट या कॉन्सेप्चुअली यू मस्ट ऑल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ एसबा एंड हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क्स. तो यार होता क्या था, मैं ना पहले आपको पुराना किस्सा बताता हूँ. 2008 के पहले इंडिया में अगर IPO आते थे, इंडिया में अगर पब्लिक इश्यूज आते थे, और अगर किसी को IPOs में, पब्लिक इश्यूज में शेयर्स वगैरह खरीदने होते थे, तो वो किस तरह अप्लाई करते थे. सो फॉर एग्जांपल मान लो एक इन्वेस्टर है, दैट इन्वेस्टर इज विलिंग टू बाय शेयर्स. अब उस ज़माने में केतन पारेख का ज़माना था. केतन पारेख का तो वैसे स्कैम हुआ था, लेकिन उस ज़माने में एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड शेयर बहुत चलते थे. तो स्पेसिफिकली जी टेलीफिल्म्स का जो शेयर था वो बड़ा फेमस होता था 90s में और अर्ली 2000s में. तो लेट अस टॉक अबाउट जी टेलीफिल्म्स. तो मान लो ओल्ड पुराने दिन, 2008 के पहले वाले दिनों की बात करते हैं. तो मान लो एक पब्लिक इशू आया. सो मान लो एक पब्लिक इशू आया है जी टेलीफिल्म्स का. सो देयर इज एन इन्वेस्टर, ये बहुत ही पुराने ज़माने का हम लोग बात कर रहे हैं. सो एक इन्वेस्टर है, एंड लेट मी ट्राई एंड ड्रॉ, जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर लेता हूँ. सो सपोज दिस इज एन ओल्ड इन्वेस्टर, पुरानी बात है, ठीक है. सो देयर इज एन इन्वेस्टर हु इज विलिंग टू बाय और परचेज जी टेलीफिल्म के शेयर्स इन द IPO ऑफ जी टेलीफिल्म्स. तो मान लो अगर पुराने ज़माने में कोई IPO आता था और अगर कोई निवेशक को निवेश करना होता था, तो वो एग्जैक्टली कैसे करता था. सो दिस लेडी इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन जी टेलीफिल्म्स के शेयर, ठीक है. तो मान लो जी के शेयर्स पब्लिक इशू में आए हैं, और दिस इन्वेस्टर, दिस लेडी इज विलिंग टू परचेज शेयर्स ऑफ जी. तो पहले पुराने ज़माने में जो सिस्टम चलती थी वो कैसे चलती थी वो मैं आपको समझाता हूँ. तो नेचुरली अगर मान लो फर्ज करो कि जी टेलीफिल्म के शेयर प्राइस जो है वो 100 है, और ये जो लेडी है इसको 1000 शेयर्स खरीदने थे, ठीक है. अगर शेयर का भाव था 100 और उसको 1000 की क्वांटिटी में अगर जी के शेयर्स खरीदने थे, तो पुराने ज़माने में निवेशक क्या करती थे. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो उसको ये एक एप्लीकेशन पूरी फाइल करनी पड़ती थी. तो वो एक शेयर एप्लीकेशन मनी, ये शेयर एप्लीकेशन पूरी फिल करेगी. एक फिजिकल शेयर एप्लीकेशन होती थी, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी शेयर्स खरीदना चाह रहे हो.
तो नेचुरली कितना अमाउंट हो गया है ये, अगर आप इसको अमाउंट में गिनोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 1 लाख। तो अब अगर कोई निवेशक है, कोई इन्वेस्टर है, उसको आईपीओ में अप्लाई करना होता था तो ये फिजिकल शेयर एप्लीकेशन पूरी भरी जाती थी और इसके साथ साथ इन्वेस्टर को देना पड़ता था चेक। ठीक है, इसके साथ इन्वेस्टर को क्या देना पड़ता था, आपको देना पड़ता था आपका 1 लाख रुपए का चेक। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, शेयर एप्लीकेशन मनी के साथ साथ एक चेक भी आप लोग को देना पड़ता था। तो निवेशक जो था वो 1 लाख रुपए का चेक भी देता था इस शेयर एप्लीकेशन के साथ। और इवेंचुअली ये दोनों चीजें, शेयर एप्लीकेशन और चेक, ये चली जाती थी जो भी इशूअर कंपनी है जिसका भी आईपीओ आ रहा है उसके पास, या अगर उन लोगों ने रजिस्ट्रार अपॉइंट किया होगा तो रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, क्योंकि इशू में, पब्लिक इश्यूज में जो शेयर्स की रजिस्ट्री का काम होता है आईपीओ में, वो एक खास इंटरमीडियरी करता है जो कि होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट, इनके सबके फंक्शंस हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। तो कोई इशूअर कंपनी खुद पूरा मैनेज करती थी, पूरा हैंडलिंग रजिस्ट्री का काम, या तो वो लोग आज की डेट में तो रजिस्ट्रार को कंपल्सरीली अपॉइंट कर ही देते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट दैट, बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये शेयर एप्लीकेशन प्लस चेक ये जाती थी इशूअर के पास, या तो अगर उनका काम आउटसोर्स किया हुआ है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, नॉट द आरओसी, उनके पास ये एप्लीकेशन चली जाती थी। नाउ इवेंचुअली व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, सबसे पहले तो क्या होता था, सबसे पहले तो ये एप्लीकेशंस की होती थी स्क्रीनिंग। ये वाली एप्लीकेशन जो भी इशूअर के पास आती थी, क्योंकि मल्टीपल बहुत सारी एप्लीकेशंस आएगी, तो सबसे पहले क्या होती थी, ये एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होती थी। ये एप्लीकेशंस की पैन कार्ड बराबर है कि नहीं, सब चीज़ें ठीक है या नहीं, सबसे पहले तो इसकी स्क्रीनिंग होती थी। और उसके भी पहले पता है क्या होता था, उसके भी पहले ये चेक्स बैंक में जाते थे और ये चेक क्लियर हो रहे हैं या नहीं उसको देखा जाता था। क्योंकि अगर चेक ही क्लियर नहीं होते हैं तब तो उनकी एप्लीकेशंस को हम कंसिडर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पैसा तो आया ही नहीं है ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट होता क्या था क्लास, ये 2 से 3 दिन, मैं बहुत प्रूडेंट अप्रोच के साथ बात कर रहा हूँ, वैसे तो 4 दिन भी खराब होते हैं इसमें, लेकिन कम से कम 2 से 3 दिन ये चेक क्लियरिंग के टाइम पे चले जाते थे। मतलब एक आईपीओ प्रोसेस में 3 दिन सिर्फ इसलिए वेस्ट होते थे क्योंकि ये चेक को क्लियर होने के लिए 2 या 3 दिन मिनिमम लगते थे। तो आप समझिए ओवरऑल पूरा जो प्रोसेस है उसमें 2 से 3 दिन सिर्फ चेक क्लियरिंग में लग जाते थे। और उसके बाद ऑफ कोर्स उसके बाद स्क्रीनिंग होती थी, और स्क्रीनिंग के बाद मान लीजिए मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होता था इशू, मान लीजिए अगर इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, तो अगर इशू ओवर सब्सक्राइब होता था तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो इशू 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया और प्रोपोर्शनल बेसिस पे सबको अलॉटमेंट हुई, तो होता क्या था, इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया है और अगर 2 टाइम्स मतलब 2 गुना पैसे आ गए, अगर कंपनी ने 100 करोड़ मांगे थे, लोगों ने 200 करोड़ रुपए दे दिए, तो ओवर सब्सक्राइब होता था। तो क्या हो सकता था, कभी कभी क्या होता था, जैसे ये एप्लीकेंट ने 1 लाख रुपए के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो इन्हें 50,000 रुपए के शेयर्स अलॉट हो जाते थे, और बचे हुए 50,000 रुपीज जो हैं, ये 50,000 रुपीज हो जाते थे रिफंड। ये जो पैसा है ये रिफंड कर दिया जाता था और 50,000 के अलॉटमेंट हो जाती थी। मतलब ये पैसे को क्या करना पड़ेगा, जो भी निवेशक होगा उस निवेशक के पास ये पूरा पैसा रिफंड में डालना पड़ेगा, है ना। सो ये होता था पुराने ज़माने में, 2008 के पहले ये होता था। अब अगर आप इस पर्टिकुलर पुराने सिस्टम को अगर हम लोग टेस्ट करें तो देयर आर 3 मेजर डिसएडवांटेजेस। इसके मेजर डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि इसके 3 मेजर डिसएडवांटेजेस तो ऐसे हैं जिसको हम लोग लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेजर डिसएडवांटेजेस, इसके मेजर डिसएडवांटेज क्या हैं। सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज ये है कि पहले पैसे देने पड़ते थे। मैंने चेक दे दिया, पहले ही मेरे बैंक से मेरा पैसा कट जाता था। सबसे पहले तो पैसा मेरा पहले ही कट जा रहा है,
उसके बाद मतलब पैसा मेरा पूरा कट जा रहा है। अगर मेरी एप्लीकेशन है 1 लाख के शेयर्स की, तो मेरा पूरा पूरा 1 लाख रुपए कट गया, पूरा पूरा 1 लाख रुपीज मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गया। तो वो 1 लाख रुपए तो मेरे बैंक से डिडक्ट हो ही गया, वो तो 1 लाख रुपए मेरा कम हो ही गया, है ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये 1 लाख रुपए मेरा पूरा पूरा डिडक्ट हो गया है, पूरा पूरा रिड्यूस हो गया है ना। अब उसके बाद मुझे शायद अलॉटमेंट हो, शायद अलॉटमेंट ना हो, शायद अलॉटमेंट आधे पैसे की हो आधे की नहीं हो। तो सबसे पहले तो क्योंकि पैसे पहला कट जाता था, मुझे मेरे बैंक में पड़े पैसे पर इंटरेस्ट मिल सकता था, लेकिन यहां पर मेरा पैसा पहले ही कट जा रहा है और अलॉटमेंट शायद पूरे पैसे की हो, शायद पूरे पैसे की नहीं हो। तो जो भी, अगर मुझे पूरे पैसे की अलॉटमेंट नहीं होती है, जैसे कि इस केस में मुझे 50,000 रुपये रिफंड आए, लेकिन वो जो 10-15 दिन शुरू में तो ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन जो 15-20 दिन का इंटरेस्ट कॉस्ट है वो मैं लूज कर रहा हूँ। सो मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट आती थी, दैट इज वन प्रॉब्लम। दूसरा, हैसल्स रिलेटेड टू रिफंड्स। तो रिफंड्स के लचान, अब रिफंड्स टाइम पे नहीं हो पाते थे, बहुत बार रिफंड्स के ऊपर बहुत सारे ग्रीवेंसेज होते थे निवेशकों को, तो रिफंड्स टाइम पे नहीं हो पाते थे, रिफंड से रिलेटेड ग्रीवेंसेज होते थे कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को। सो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और तीसरी जो हमारे सिक्योरिटीज मार्केट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, वो ये है कि आईपीओ प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता था, क्योंकि 3 दिन तो सिर्फ चेक क्लियरिंग के लिए वेस्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये जो आईपीओ प्रोसेस की स्ट्रीमलाइनिंग है, ये स्ट्रीमलाइनिंग नहीं हो पाती थी। तो यहां पर 2-3 डेज या इसको हम लोग सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं द आईपीओ प्रोसेस was more टाइम कंज्यूमिंग। और मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर टाइम जो है 3-4 दिन भी जा रहा है, तो निवेशकों का पैसा अटक रहा है ना। निवेशक मतलब हिंदुस्तान में 120-130 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें से अभी 4-5 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं। अब हिंदुस्तान के पूरे निवेशकों का पैसा फिजूल में अटकता था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहले तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। एक तो चेक का सिस्टम था, चेक देना पड़ता था, पहले ही पैसे कट जाते थे। अब चाहे अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा, या अलॉटमेंट पूरे पैसे का होगा या नहीं होगा, पैसे पहले ही कट गए, तो मेरे मेरे मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट पे लॉस तो पक्का हो रही है। दूसरा, फिर चेक के चक्कर में 2-3 दिन तो सारा चेक क्लियर करने में चेक चले जाते थे, क्योंकि चेक क्लियर होगा तो ही वो एप्लीकेशन को सीरियसली कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो वो एप्लीकेशन तो अबैंडन हो जाएगी, उस एप्लीकेशन को तो गिनेंगे ही नहीं, है ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, रिफंड्स के लचांड हो रहे हैं, आईपीओ प्रोसेस लंबा हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। हुआ क्या, 2008 में सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इसका नाम है एस्बा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। 2010 से इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए भी, जो QIBs हैं या NIIs हैं, उन लोगों के लिए भी 2010 से ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट का। और 1 जनवरी 2016 से ये एस्बा फैसिलिटी को कंपलसरी कर दिया गया। बट उसके पहले मैं टाइमलाइन पे जाऊं, मैं आपको वो चीज़ें बताऊं, उसके पहले मैं आपको पहले एस्बा का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। लेट अस कम ऑन फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। तो अब कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। अब देखिए 2008 के बाद क्या हुआ। 2008 में 2 बड़े बड़े आईपीओ आए थे। एक तो सबसे बड़ा आईपीओ उस समय का था रिलायंस पावर का, 10,000 करोड़ का आईपीओ था। और DLF का आईपीओ आया था 9,000 करोड़ के आसपास का, तो 20,000 करोड़ का आईपीओ 2008 में आ गया था। और सेबी की तभी आंखें खुल गई थी कि यार इतना सारा पैसा सिस्टम में ब्लॉक हो रहा है। 2008 से ही ये कॉन्सेप्ट आया था। तो सबसे पहले तो हम लोग अब एस्बा फैसिलिटी को समझते हैं। एस्बा में क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सोचिए। अभी एस्बा फैसिलिटी में क्या होता है, जो इन्वेस्टर है, ठीक है, अब तो मॉडर्न इन्वेस्टर है ना, तो लेट मी ट्राई एंड ड्रॉ द मॉडर्न इन्वेस्टर का ड्राइंग। कैसे बनेगा मॉडर्न इन्वेस्टर, चलो लेट मी ट्राई माय बेस्ट। पता नहीं, मे बी आई एम नॉट एबल टू।
मैं अपनी इमेजिनेशन को ड्राइंग में नहीं ला पा रहा हूँ, बट जो मॉडर्न इन्वेस्टर है, वो मॉडर्न इन्वेस्टर क्या करेगा? मान लो आईपीओ आ रहा है किसी इंटरेस्टिंग कंपनी का नाम लेते हैं, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, अभी इसका आईपीओ आया था। नज़ारा टेक्नोलॉजी जो है वो गेमिंग में है कंपनी, ठीक है। तो मान लो एक कंपनी का आईपीओ आया, नज़ारा, या तो अभी तो जोमेटो आ रहा है, फ्यूचर की बात करते हैं ना, अभी जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, अभी जोमेटो का आईपीओ आता है। मान लो जोमेटो का भी शेयर का प्राइस, फर्ज करो अगर 100 रुपए पर शेयर उन्होंने प्राइस रखा और आपको इस कंपनी के 1000 शेयर खरीदने हैं, तो होगा क्या? आपको टोटल मिला के 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन डालनी है ना, है ना। टोटल मिला के आप लोगों को 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन डालनी होगी इसके लिए, है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। अब आज की डेट में इन्वेस्टर क्या करेगी? बहुत सिंपल काम है, उसको अपने घर पे ही रहना है, क्योंकि अब तो सारी एप्लीकेशन जो हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी। तो आप अपने घर पे बैठ के आराम से, इंटरनेट पे ही बैठ के आप आराम से एप्लीकेशन डाल सकते हो, है ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपके पास ये फैसिलिटी अब है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप आराम से एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इन्वेस्टर घर बैठे ही अपना पूरा काम कर सकती है। सो ये बिल्कुल पॉसिबल हो गया। अब ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपके डीमैट अकाउंट से डायरेक्टली आप डाल सकते हो। तो अगर हम एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन कितने अमाउंट की है? तकरीबन 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन है। अब होगा क्या, ये आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली एप्लीकेशन डालेंगे, और साथ ही साथ आपको तो पता ही है कि आपके डीमैट अकाउंट से लिंक क्या होता है? आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होता है आपका एक बैंक अकाउंट। तो अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। अगर आपको 1 लाख रुपए के शेयर्स के लिए आईपीओ में एप्लीकेशन डालनी है, आपको अपने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और ये अमाउंट जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए ही तो इसका नाम है एप्लीकेशन विच इज सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट इन द बैंक। बिल्कुल डीडी की तरह। हम डीडी बनवाते हैं तो क्या होता है, हम जाते हैं, हम कहते हैं हमें डीडी बनवाना है 1 लाख रुपए का। अगर हम 1 लाख का डीडी बनवाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारा 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और जो भी बैंक का ऑपरेशन का बंदा होगा वो 1 लाख रुपए को ब्लॉक करेगा और डीडी बना के दे देगा, है ना। डीडी की खास बात यही तो होती थी कि बैंक में जो स्पेसिफिकली पैसा पड़ा हुआ है उसी के ऊपर पे डीडी बन सकता है ना। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी अगर 1 लाख रुपए की आईपीओ में एप्लीकेशन हमको डालनी है, तो हमें आईपीओ की 1 लाख की एप्लीकेशन डालने के लिए 1 लाख रुपए हमको क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए हमको हमारे बैंक अकाउंट में रखने पड़ेंगे। तो दिस हैज टू बी केप्ट इन द बैंक अमाउंट, एंड दैट इज द रीजन हम क्या बोलते हैं? दैट इज द रीजन हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय blocked amount, because the application is supported by the blocked amount in the bank. In the bank 1 लाख रुपीज already deposited, it is guaranteed कि बैंक में पैसा है। अब क्या होगा? नेचुरली ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही चली जाएगी, या तो जो कंपनी का इशू है उसके पास इशूअर कंपनी, या तो उन्होंने काम ऑफ कोर्स रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को दे के रखा होगा, तो ये काम रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास चली जाएगी एप्लीकेशंस। और सबसे बढ़िया बात, अब क्योंकि हमें ये जांचने की ज़रूरत नहीं है कि वाकई में चेक क्लियर हो रहा है या नहीं, बैंक में पैसे हैं या नहीं, तो सबसे पहले तो जो 2 से 3 दिन यहाँ पे चेक क्लियर होने में लग जाते थे, हमने आउटराइट वो 2 से 3 दिन बचा लिए, है ना। क्योंकि अगर हम लोग चेक का सिस्टम फॉलो करते तो 2 से 3 दिन जो लग रहे थे वो 2 से 3 दिन जो है वी हैव ऑलरेडी सेव्ड हियर, क्योंकि चेक के सिस्टम में तो पक्का गारंटी थी कि टाइम चले जाता था, है ना। तो यहाँ हमारे वो 2 से 3 दिन बच गए, क्योंकि अब चेक के क्लियर होने का कोई टंटा नहीं है। सो यहाँ कोई रुकावट नहीं है, यहाँ ऑलरेडी चीज़ें ग्रीन है ना। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, वी हैव ऑलरेडी सेव 2-3 days हियर बिकॉज देयर इज नो नीड टू चेक, सो वी हैव सेव्ड दिस टाइम।
So this time has been saved because there is no need to actually check whether the checks are getting cleared or not. So 2-3 दिन का ये टाइम बच गया. इसका मतलब मेरा IPO प्रोसेस तो पक्का स्लो होने वाला है, पक्का फास्ट होने वाला है. पहले की तरह 3-4 दिन हमारे वेस्ट नहीं होने वाले. अब यहाँ पर भी मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, जो कि हो रहा है. अभी IPO में अप्लाई करके देखो, अब शेयर मिलते ही नहीं है यार. हर इशू में ओवर सब्सक्राइब हो जाता है इशू. तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट मान लो इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ. यहाँ पर भी क्या होगा, थोड़ी बहुत स्क्रीनिंग होगी, है ना. एटलीस्ट टेक्निकल डिटेल्स की तो चेकिंग होती ही है ऑनलाइन. वैसे ऑनलाइन में चीज़ें टंटे वाली नहीं होती, लेकिन फिर भी एक स्क्रीनिंग तो होगी. मान लो ये भी इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया, जिसकी पॉसिबिलिटी ह्यूज है. और मान लो आपको आधे की अलॉटमेंट हो रही है ना. तो आपने 1 लाख के लिए अप्लाई किया और आपको अलॉटमेंट कितने की हुई. अगर अलॉटमेंट हुई 50,000 रुपीज़ की, सबसे बढ़िया बात, आपको अगर अलॉटमेंट हो रही होगी 50,000 रुपये के शेयर्स की, आपका सिर्फ 50,000 रुपये बैंक से कटेगा. और वो भी कब, जिस दिन अलॉटमेंट हो जाएगी. कोई रिफंड का चोचला नहीं है. देयर आर नो रिफंड हैसल्स. जिस दिन अलॉटमेंट होगी उस दिन आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा. देयर आर नो रिफंड हैसल्स. रिफंड्स का कोई चक्कर ही नहीं, रिफंड्स का कोई टेंशन ही नहीं है अभी, है ना. तो रिफंड का पूरा टंटा खत्म हो गया. अलॉटमेंट जिस दिन हुई, हमारे पैसे भी बैंक अकाउंट से उसी दिन कटे. इसका मतलब ये कि जब तक मुझे अलॉटमेंट नहीं हुई थी तब तक वो पैसा मेरे ही बैंक अकाउंट में बैलेंस में रिफ्लेक्ट करेगा, जिसका इंटरेस्ट जो रहेगा वो भी मुझे ही मिलेगा. तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस इज हाउ द एसबा फैसिलिटी और एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट वर्क्स. व्हाट आर द एडवांटेजेस गाइस, कम ऑन. नो प्राइजेस फॉर गेसिंग्स. बहुत इजी 3 एडवांटेजेस मुझे बताइए इस सिस्टम के. कम ऑन गाइस, सोचो. अगर आप स्ट्रीम्स में देखते हो तो वहां पे भी कमेंट करने की, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम्स में भी अगर आप देख रहे हो तो वहां पे आप कमेंट कर सकते हो. आप सोचो इसके बारे में, क्या क्या एडवांटेज है. कम ऑन गाइस, फास्ट. नंबर 1, ऑफ कोर्स, नंबर 1 एडवांटेज इज वी हैव सेव्ड द इंटरेस्ट कॉस्ट. क्योंकि हमारा पैसा तब कटता है जब हमें होती है अलॉटमेंट, पहले नहीं कटता पैसे. ठीक है. तो जब हमने एप्लीकेशन फाइल की तब हमारा पैसा कटता नहीं, सिर्फ ब्लॉक होता है. मतलब वो मेरे ही बैंक अकाउंट में पड़ा है, जिसका इंटरेस्ट मुझे ही मिलने वाला है. तो सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो ऊपर जा रही थी, यहां इंटरेस्ट मैंने सेव कर लिया. दूसरा, ऊपर क्या प्रॉब्लम थी, रिफंड हैसल्स थे. यहां पर नो refund hassles या no hassles for refunds. तो रिफंड्स का कोई चोचला नहीं. और तीसरा, यहां IPO प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, लेंदी हो रहा था. यहां पे क्या हुआ, यहां पर मोर स्ट्रीमलाइंड एंड टाइमली IPO प्रोसेस. तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने बेहतर तरीके से हम लोगों ने IPO प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर लिया. 2 से 3 दिन चेक जो क्लियर करने में लग जाते थे उसको हमने बचा लिया. और टू अ ग्रेट एक्सटेंट इंटरेस्ट कॉस्ट हमारा सेव हुआ. और रिफंड का कोई चोचला नहीं है, कोई हैसल नहीं है. क्यों? क्योंकि जितने रुपए का अलॉटमेंट होगा, जितने अमाउंट का हमको शेयर अलॉट हो रहे होंगे, उतना ही बैलेंस हमारे अकाउंट से डिडक्ट होगा, उतना ही कटेगा. और वो भी तब कटेगा जब अलॉटमेंट होगा. ठीक है. सो दैट इज द रीजन रिफंड्स के भी कोई टंटे नहीं है. तो फंडामेंटली ये है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट का कॉन्सेप्ट. बिल्कुल DD की तरह काम करता है ये. DD में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही फैशन में काम होता था कि अगर मुझे 1 लाख रुपए का DD बनवाना है तो मुझे 1 लाख रुपए बैंक में जमा करने पड़ते हैं, और बैंक मैनेजर जो है वो DD बनाएगा तो 1 लाख रुपए वो ब्लॉक हो जाएंगे. बिल्कुल सेम सिस्टम के तहत एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट काम करता है. तो सबसे पहले तो आई होप आपको ये समझ में आया कि इसको हम लोग एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट क्यों बोलते हैं. बिकॉज दिस IPO एप्लीकेशन इज बीइंग सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट इन द बैंक. तो ये जो बैंक अकाउंट में हमारा पैसा ब्लॉक है, द एप्लीकेशन इज सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट इन द बैंक. दैट इज द रीजन द नेम इज एसबा. ठीक है. सो दिस इज प्योरली अबाउट द कॉन्सेप्ट. नाउ लेट अस रीड अ लिटिल बिट, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ इट केम इन, किस तरह से कॉन्सेप्ट आया, किस तरह सेबी ने इसको स्ट्रीमलाइन किया. तो मैं बस आपको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल बता देता हूं. तो
एसबा फैसिलिटी जो है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट की जो फैसिलिटी है, ये एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट की जो फैसिलिटी है, ये लॉन्च कब हुई? सबसे पहले 2008 में इसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन किया गया था. सो दिस फैसिलिटी वाज फर्स्ट लॉन्च्ड फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स. सबसे पहले इसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की थी. मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट का सिस्टम यूज कर आईपीओ में एप्लीकेशन डालना चाहते थे, उनके पास हमेशा से 2008 के बाद चॉइस मिल गई थी. वो लोग एसबा फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते थे, उनका इंटरेस्ट कॉस्ट बचता था. तो रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं जो कॉन्शियस हैं, वो लोग एसबा का इस्तेमाल कर सकते थे. 2010 में ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन लोगों के लिए लॉन्च की गई सेवा. बट अभी भी ये जो दोनों लॉन्चिंग थी, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस था. मतलब चेक वाला सिस्टम भी लागू था, ये वाला भी सिस्टम लागू था. लेकिन सेबी ने 2016 1 जनवरी से ये दोनों के लिए ही क्या कर दिया, इसे मैंडेटरी कर दिया गया. सो टू बी प्रिसाइज, 1 जनवरी 2016 से ये प्रोसेस को कर दिया गया था मैंडेटरी. और उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं, तो पहला आईपीओ जो आया था इसके बाद, दिस सिस्टम एसबा बिकेम मैंडेटरी इन 2016 1 जनवरी. एंड जो फर्स्ट आईपीओ आया था इसके मैंडेटरी होने के बाद, वो इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, इट वाज इन्फीबीम. इसके बाद जब ये मैंडेटरी हुआ था, उसके बाद इन्फीबीम का सबसे पहले आईपीओ आया था. इन्फीबीम मतलब जो कंपनी है एप्पल के प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेल्स करने की अथॉरिटी है जिनके पास, दैट इज इन्फीबीम. तो सबसे पहले ये इन्फीबीम का ही आईपीओ आया था, ये सिस्टम कंपलसरी होने के बाद. और मुझे इसलिए याद है क्योंकि भीड़ लग गई थी HDFC बैंक के बाहर. आई वेरी फॉन्डली रिमेंबर, क्योंकि एसबा फैसिलिटी का इस्तेमाल बहुत सारे निवेशक पहली बार कर रहे थे बहुत सारी बैंकों में, क्योंकि बैंक्स में थोड़ी भीड़ थी, क्योंकि अब ब्रोकर्स के हाथ से मामला निकल गया था. तो एसबा फैसिलिटी के लिए बहुत सारे लोगों ने बैंक विजिट किया था. तो बैंक मैनेजर्स कई परेशान हुए होंगे शायद, मेरे ख्याल से. बट बहुत भीड़ थी, मुझे याद है. और कुछ लोग तो शायद इसलिए अप्लाई नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्हें एसबा समझ में नहीं आ रहा था क्या कॉन्सेप्ट है. तो दिस आई वेरी विविडली रिमेंबर. सो दिस वॉज व्हेन, दिस इज द टाइम लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट. इस समय पर हिंदुस्तान में से लॉन्च किया था. आ जाइए, इसको हम लोग एक बार अच्छे से एक बार रीड करते हैं एसबा फैसिलिटी को. कॉन्सेप्ट तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लास इतने बार हमने पढ़ाया हुआ है इसे, इतने बार डिलीवरी हुई है इसकी, तो डिलीवरी तो फ्लॉलेस रहेगी. एक बार आपने सुन लिया मुझे तो आप कॉन्सेप्ट भूल नहीं पाएंगे. तो यहाँ पर हुआ क्या था, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ. आ जाओ. So SBI is application for subscribing to an issue containing authorization to block the application money in the bank account. Simple as that. In the continuing endeavor to make existing public issue process more efficient, SEBI introduced a supplementary process of applying in public issues. तो ये पहले supplementary process था, अब तो mandatory हो गया है. Advantages of SBI is that investor continues to receive interest for the blocked amount until allotment only. When the shares are allotted, the money moves from the investor's account. If the concerned investor did not get the allotment, the block is removed. Hence, there is no concern regarding non-receipt or delay in refund in case of allotment, which was major issue when the payment was used to be from the check. Now, what is the process? अभी ये प्रोसेस जो है मैंडेटरी हो गया है. इट हैज बीन मेड मैंडेटरी इन ऑल बुक बिल्डिंग रूट, ऑल द इश्यूज मेड थ्रू द बुक बिल्डिंग रूट. और वो जो टाइमलाइन मैंने आपको बताया, आप उसको फॉलो कर सकते हो. अब प्रोसेस थोड़ा सा डिटेल में और इसको देख लेते हैं. सो यहाँ होता क्या है, आपको एसबा एप्लीकेशन फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली आप एप्लीकेशन दे सकते हो थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी. जो भी आपकी बैंक अकाउंट जहां पर भी होगी, वो जो बैंक होती है उसे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक कहा जाता है. इंडिया में जो भी बैंक्स हैं वो खुद को सर्टिफाई करती हैं कि हम एसबा फैसिलिटी दे सकते हैं, और खुद को सेबी के साथ रजिस्टर करवाती है.
तो आपका डीमैट अकाउंट किसी ना किसी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के साथ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक जो है उन्हें क्या करना पड़ता है मैं आपको बता दूं, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, नाम में ही क्या रहा है सेल्फ सर्टिफाइड। तो HDFC बैंक पहले तो खुद को सर्टिफाई करेगी कि वी आर केपेबल ऑफ फैसिलिटेटिंग दिस एसबा फैसिलिटी इन द IPO प्रोसेस। तो HDFC बैंक जैसे ही खुद को सेबी के साथ रजिस्टर करवाएगी, सेबी की वेबसाइट पे भी उसका नाम आ जाएगा और डिटेल्स में आएगा, बताता हूँ। तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन भर दीजिए और सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, अभी ये जो दिख रहा है ना आपको, जब आप अप्लाई करते हो ना, सिर्फ एक बार एक विंडो पॉपअप होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे ब्लॉक करें, यू जस्ट हैव टू से यस, इतना आसान हो जाता है काम। टू द SCSB with whom the bank account is to be blocked is maintained. Then the SCSB blocks the application money in the bank account specified in the ASBA application on the basis of authorization to this effect given by the account holder in the ASBA. The application money remains blocked till the finalization on the basis of allotment in the issue or till the withdrawal or the failure of the issue. The application data thereafter be uploaded by SCSB in the electronic bidding system through a web-enabled interface provided by stock exchange. तो वेबसाइट में ही सब कुछ होता है। बात करते हैं, once the basis of allotment is finalized, the registrar to the issue sends appropriate request to the SCSB for unblocking the relevant bank accounts for transferring the requisite amount to the issuer's account. In case of withdrawal, अगर इशू फेल हो जाता है तब तो वो पैसा अनब्लॉक हो ही जाता है। तो ये बहुत ईजी हो गया है इन्वेस्टर्स के लिए और अब रिफंड का कोई चक्कर नहीं होता। और इसी वजह से तो अब लिस्टिंग टाइम जो है वो 6 वर्किंग डेज में ही हो गया है। तो आज की डेट में इशू क्लोज होने के 6 वर्किंग डेज में कंपनी का शेयर लिस्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये 1 जनवरी 2019 से हुआ है। उसमें भी एक्चुअल में एग्जैक्ट डेट 2019 के नहीं है और बाद में हुआ है, क्योंकि कुछ समय तक पब्लिक इशूज नहीं आए थे। आगे मैं वो भी बताऊंगा कि कब से ये T+6 हुआ है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। और जिसको इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ने का मन नहीं करता, कोई बात नहीं, इसको मैंने सिंपल प्रोसेस में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको आप इजी तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पसंद है या आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं। इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, 2008 में इंट्रोड्यूस हुई थी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अर्लियर पहले पूरा पैसा देना पड़ता था और बाद में एसबा फैसिलिटी में आप पहले पैसा ब्लॉक करते हो, देते नहीं हो। अमाउंट इज ओनली ब्लॉक्ड इन द अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट, और इसीलिए आपको उसके पूरे पैसे मिलते रहते हैं। वो अनब्लॉक तब होगा जब आपका अलॉटमेंट नहीं होगा, या तो वो पैसा आपके अकाउंट से निकल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है। तो इट एलिमिनेट्स प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डिलेज और नॉन रिसेट ऑफ रिफंड्स। मोरओवर, बैंक्स कंटिन्यू टू गिव इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑन द मनी ब्लॉक्ड इन द अकाउंट कंसिडर्ड for calculating the average daily balance or quarterly balance. Thus, investors are saved of hassles on refund deposits while continuing to earn interest on the application money. इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एडवांटेजेस भी यहाँ दिए हुए हैं। 1 जनवरी 2016 से कंपलसरी हो गया था। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है अलॉटमेंट प्रोसेस में, है ना, क्योंकि हमको इशू क्लोज होने के 4 दिन में ही पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट हुआ या नहीं, और हमारा पैसा ऑटोमेटिकली हमारे बैंक में अनब्लॉक हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं हुई तो अनब्लॉक हो जाएगा, अलॉटमेंट हो गई तो पैसा कट जाएगा। ओनली दैट अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू मेक शेयर अलॉटमेंट इज डेबिटेड टू द अकाउंट आफ्टर द बिड इज सिलेक्टेड फॉर अलॉटमेंट। तो उतना ही अमाउंट कटेगा जितनी की अलॉटमेंट हुई है, और रिफंड का कोई चक्कर नहीं है। पैसे आपको रिफंड का कोई चोचला नहीं, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में ही पैसे पड़े हुए हैं। तो ये वाला प्रोसेस भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, ठीक है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट का कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने पहले ही डिलीवर कर दिया था। ये मैंने रीडिंग थोड़ी फास्ट की है, प्लीज डू नॉट माइंड। नाउ लॉट ऑफ यू मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। तो सबसे पहले तो नाम में क्या रहा है, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। तो सेल्फ सर्टिफाइड मतलब बैंक खुद ही को सर्टिफाई करती है कि हाँ हम ये एसबा फैसिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। और सिंडिकेट बैंक का मतलब ये बैंक्स को सेबी के साथ खुद को रजिस्टर करना पड़ता है कि हम एसबा फैसिलिटी देने में खुद को सक्षम मानते हैं और हम एसबा फैसिलिटी देंगे। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, आ जाइए। सेल्फ सर्टिफाइड syndicate bank is a bank which offers facility of applying through the ASBA process. A bank desirous of offering ASBA facility shall submit a certificate to SEBI as per the prescribed format.
उसके बाद सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी डेजिग्नेटेड ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करे जहां जहां एस्बा इन्वेस्टर अपनी बिड्स सबमिट कर सकता है। फंडामेंटली इसका मतलब ये है कि पूरे देश में, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक के कौन से ब्रांचेस हैं पूरे हिंदुस्तान में जो एस्बा फैसिलिटी दे सकते हैं, उसकी लिस्ट बना के देनी पड़ती है। तो इवेंचुअली सारी ब्रांचेस की लिस्ट दे दी जाती है और कोई ना कोई एक ब्रांच को कंट्रोलिंग ब्रांच कहा जाता है। शैल ऑल्सो आइडेंटिफाई द कंट्रोलिंग ब्रांच विच शैल एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग ब्रांच फॉर द आरओसी ऑफ इशू, रजिस्ट्रार ऑफ द इशू, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड मर्चेंट बैंकर्स। तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगी, पहले तो ये बता देगी कि पूरे हिंदुस्तान में कौन सी एचडीएफसी की शाखा है, ब्रांच है जो एस्बा फैसिलिटी को सपोर्ट करती है। मेजरली सारी की सारी शाखाएं सपोर्ट करती है। और एचडीएफसी जो भी उनकी कॉर्पोरेट ब्रांच होती है, जो उनकी मेन ब्रांच होती है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस वाली सिटी में ही होती है, वो कॉर्पोरेट ब्रांच को एज कंट्रोलिंग ब्रांच बना देती है। एक कंट्रोलिंग ब्रांच जो होती है वही आरओसी, रजिस्ट्रार टू द इशू, स्टॉक एक्सचेंजेस और सेबी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि सारी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस नहीं कोऑर्डिनेट कर सकती, राइट। फर्दर, the SCSB, that is self-certified syndicate bank, its designated branches, its controlling branch, they shall continue to act as such for all issues for which ASBA is applicable. और अगर आप न्यू ब्रांचेस खोलते हैं तो आप अपनी उनको न्यू डेजिग्नेटेड ब्रांचेस बोल के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी डिटेल्स इंटीमेट कर सकते हैं सेबी को, और सेबी क्या करेगी, वो लिस्ट में ऐड कर देगी। मतलब आपके जो भी डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं, आपके पहले वाली डेजिग्नेटेड ब्रांचेस के साथ सेबी अपने वेबसाइट में भी अपडेट कर देगी। The self-certified syndicate bank shall continue the following details to stock exchanges for making it available on their respective website. स्टॉक एक्सचेंजेस को भी ये बात बतानी पड़ेगी और स्टॉक एक्सचेंजेस भी अपने वेबसाइट्स पे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की सारी डेजिग्नेटेड ब्रांचेस को अपडेटेड रखेंगे। ठीक है, क्या डिटेल्स भेजनी पड़ेगी, कौन सी न्यू ब्रांच है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, एड्रेसेस ऑफ ऑल डेजिग्नेटेड ब्रांचेस, कंट्रोलिंग ब्रांच, उनका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर एक्सेट्रा, एंड नेम एंड कॉन्टैक्ट्स ऑफ द नोडल ऑफिसर, जो सीनियर ऑफिसर होगा सबसे, उसका नेम और एड्रेस देना पड़ेगा। तो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट का बैंक का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि इंडिया में जो भी बैंक है जो खुद को मानती है कि एस्बा फैसिलिटी देने में सक्षम है, वो खुद को सेबी के साथ रजिस्टर करवा देती है, स्टॉक एक्सचेंज में वो पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देती है, स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन इंटीमेट करती है, सेबी के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है कि कौन सी डेजिग्नेटेड ब्रांचेज है जो एस्बा फैसिलिटी दे सकती हैं और कौन सी एक कंट्रोलिंग ब्रांच है जो एक्सचेंज के साथ, सेबी के साथ, रजिस्ट्रार टू द इशू के साथ लाइजनिंग करने वाली है या उनके साथ डीलिंग में, कम्युनिकेशन में रहने वाली है। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। फंडामेंटली एस्बा और सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक का कॉन्सेप्ट 5 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, और इसमें छक्का हमने यहाँ मार लिया है। ठीक है, जिसको ये समझ गया ना प्रोसेस, उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि होता क्या, आज मैं डीमैट अकाउंट में लॉगिन करूँगा, डीमैट अकाउंट में लॉगिन करने के बाद मैं आईपीओ एप्लीकेशन को भरूँगा, अपने जो भी डिटेल्स होगी वो डिटेल्स को भर लेंगे हम लोग, और उसके बाद जब हम लोग फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदना चाहेंगे तो डीमैट अकाउंट में एक विंडो पॉपअप होगा कि आपके बैंक में जो 1 लाख रुपए पड़ा है उसको हम होल्ड कर रहे हैं, उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, करें आप उसको ओके बोल दोगे, अमाउंट ब्लॉक हो गया, एप्लीकेशन फाइल हो गई। ट्रस्ट में, एक आईपीओ एप्लीकेशन को फाइल करने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है, 2 मिनट्स, लॉग इन करने के बाद 2 मिनट से भी कम समय लगता है, इतना स्ट्रीमलाइंड है। एडवांटेजेस, इंटरेस्ट कॉस्ट बचा, आईपीओ प्रोसेस ज़्यादा टाइम एफिशिएंट हो गया, ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो गया, और साथ ही साथ कोई रिफ़ंड का चोचला नहीं, रिफ़ंड की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें अलॉटमेंट होगा उतना ही पैसा कटेगा, अदरवाइज पैसा कटेगा ही नहीं। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ वेरी 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 क्लियर। वी विल बी चेकिंग आउट, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आया था कि एस्बा क्या होता है, तो ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। Now let us move forward to the new concepts. But yes, this is a very 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 important concept. This is a very 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 crucial concept. But हाँ, सबसे important, अगर आपको concept समझ गया है तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा समझ जाएगा। तो what I'll do is in a minute मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक IPO में अप्लाई करते वक्त एस्बा किस तरह से यूज़ हो रही होती है, बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा विंडो है, जो डीमैट अकाउंट का विंडो है, मैं मेन्यू पे गया, वहाँ से मैं IPO में गया। अभी करंट IPOs में कौन से IPOs खुले हुए हैं, मेरे ख्याल से अभी IPOs मेन बोर्ड पे तो कोई IPO नहीं लिस्टेड है अभी, जो मेन जो बोर्ड होता है बड़ी कंपनीज के लिए जो लिस्टिंग होती है, जो हम ICDR रेगुलेशन अभी पढ़ रहे हैं,
वो तो कोई बड़ा इशू अभी ओपन है नहीं, लेकिन हाँ SME इशूज़ जो हैं, छोटी कंपनियों के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसके 2 इशूज़ ओपन है। तो मैं ये अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, वो बोलेगा छोटी कंपनियों के लिए क्या होता है, एप्लीकेशन मिनिमम एप्लीकेशन साइज 1 लाख रुपए होता है। मेन बोर्ड जो भी हम पढ़ रहे हैं ICDR रेगुलेशन, उसमें क्या होता है 10,000 से लेके 15,000। ये SME एप्लीकेशन है, मैं सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो अगर मैं कंफर्म का बटन दबाता हूँ तो वो क्या बोल रहा है, देयर इज अ शॉर्टफॉल। मेरे डीमैट अकाउंट में कोई बैलेंस बचा हुआ नहीं है कैश का। तो वो बोल रहा है कि यार आपका एक HDFC का बैंक अकाउंट लिंक्ड है आपके डीमैट अकाउंट से, तो क्या इस पर्टिकुलर लिंक्ड बैंक अकाउंट में पैसा है। अगर मैं सबमिट का बटन दबाऊं तो वो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा पुल करने की कोशिश करेगा। अगर मैं सबमिट का बटन दबाता हूं तो देखो क्या होता है, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं मेरे बैंक अकाउंट में HDFC का बैंक अकाउंट जो है उसमें अगर मैं 1,10,000 रुपये ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे पहले तो फंड्स पुल करने पड़ेंगे मेरे डीमैट अकाउंट में, या ये सबमिट बटन दबाते साथ वो काम हो जाएगा। बट बिकॉज मेरा ये सिर्फ डीमैट अकाउंट वाला अकाउंट है तो इसमें मैंने कुछ रखा नहीं हुआ है। सो इट्स दिस सिंपल, आई जस्ट हैव टू क्लिक द सबमिट बटन, नथिंग मोर। तो ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसा ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट लिंक्ड है। तो मुझे सिर्फ यहाँ से एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना है, लेस देन 2 मिनट्स ये काम हो जाता है क्लास। ठीक है। सो दिस वॉज अ फेयर आइडिया ऑन हाउ द एसबा सिस्टम ओवरऑल वर्क्स। तो दिस इज हाउ एसबा सिस्टम ओवरऑल काम करता है। चलो, सो थैंक यू गाइस, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस एंड वी विल बी चेकिंग आउट एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में हम और बात करेंगे। उसके बाद हम लोग ग्रीन शू ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और हम लोग UPI फैसिलिटी की भी बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी और केस लॉस भी करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।